हे गाइस, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोगों के आरआरबी जेई 2026 सीबीटी 1 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से मैं लेके आने वाला हूं साइंस के वो सारे पीवाईक्यू जो आज तक रेलवे जेई में पूछा गया है। और आज की जो क्लास होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे जेई में, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। वो उन सारे क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर है जो कि यूनिट से संबंधित है। वो सारे फिजिक्स के क्वेश्चन लेके मैं आया हूं। तो दोस्तों, लगातार बने रहिएगा आप सभी लोग इस वीडियो में, और डेली हम आपके सामने आरआरबी जेई का पीवाईक्यू करवाएंगे। आज बहुत ही सिंपल टॉपिक है यूनिट का, जो कि मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और फायदेमंद होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सब पढ़ लेते हैं बट यूनिट में फंस जाते हैं। तो मैं अ, वो सभी यूनिट के बार बार पूछे गए क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लाया हूं। एक वीडियो देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, पीडीएफ से पढ़िए, ये आपको याद हो जाएंगे। और विश्वास मानिए दोस्तों, अगर हमारे साथ आप बने रहे हमारे चैनल में और पूरी क्लास देखते हैं तो आपके 30 में से 30 मार्क्स 100% आने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास शुरू होगा उसका सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, आपको पता है कि बल की एसआई इकाई जो है वो होती है, वो आपकी न्यूटन होती है, जिसका सिंबल एन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बल का सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, जहाँ पे m आपका द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, और a जो होता है आपका त्वरण होता है। त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आपका मिल के बन जाता है, बल की जो यूनिट है वो बन जाती है यूनिट बन जाती है F इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 1 न्यूटन के बराबर होती है। ये आपकी एसआई यूनिट है। यहीं पे अगर हम बात करें बल की, यानी 1 न्यूटन बराबर आपका होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं पे बात करें, अगर इसकी बल की अलग अलग यूनिटें होती हैं, सीजीएस में होती है, एमकेएस में होती है, एसआई में होती है। तो ये सारी यूनिटों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब क्लास लेंगे थ्योरी की तो उसमें पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दूसरा क्वेश्चन है, कार्य। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई होती है जूल, जिसका सिंबल होता है जे। यहाँ पे कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। तो आपका कार्य, कार्य का परिभाषा होता है द वर्क। कार्य की परिभाषा होती है आप की कि कार्य करने की कैपेसिटी इज डूइंग। देखिए, आपका कार्य और एनर्जी दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो ही आप कार्य कर पाएंगे। जितनी एनर्जी होगी उतना अधिक कार्य कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ एनर्जी की, तो आप कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को, यानी आप जितना काम कर सकते हैं, यानी आपकी जो क्षमता है उसको हम कहते हैं एनर्जी। इट मीन्स द कैपेसिटी इज डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हालांकि यहाँ पे हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कार्य की, वर्क की, जिसकी यूनिट होती है जूल। इसके बारे में जान लेते हैं। आपका कार्य का, कार्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। डब्लू इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। ये एक बेसिक फार्मूला इसका है।
अगर आपका वर्क कहीं किसी एंगल पे हो रहा है, इंक्लाइंड पे हो रहा है, थीटा डिग्री पे, तो आप कहेंगे कार्य बराबर होता है, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। थीटा आपका कॉस थीटा एंगल होता है, डी आपका डिस्टेंस होगा, और एफ आपका होता है फोर्स। यानी कि W जो होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा, जिसमें एफ आपका बल है, बल के मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और डी आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है मीटर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी एसआई यूनिट आ जाएगी जूल। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शक्ति। शक्ति, शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट। इन सारे जो हम क्लास लेंगे तो सारे थ्योरी को जो है हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे, और इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ना कभी कंफ्यूज होंगे। अभी आप बस यूनिट आज याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट के, जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे ऊर्जा की, तो ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? तो ऐसा ऊर्जा की एसआई यूनिट आपकी अगेन जूल होती है। तभी मैं वहां आपको बताया था कि एनर्जी और वर्क ये दोनों ही सेम होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और ऊर्जा और कार्य की यूनिट भी सेम होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है तो ऊर्जा की क्या होगी, ऊर्जा की भी जूल ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी पांचवा क्वेश्चन है, वेग की एसआई इकाई क्या है? वेग की एसआई इकाई आपका मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? त्वरण की एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है संवेग का सूत्र P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, जहां पे आपका P संवेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, m आपका द्रव्यमान है, और v आपका वेग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में आपको भले ही बहुत ही सिंपल और आसान लग रहे होंगे, पर विश्वास मानिए ये क्वेश्चन जब एग्जाम बोर्ड आ जाता है तो वहां पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात को याद रख के पूरी क्लास लीजिए, अच्छे से आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगेन मैं बता देता हूं कि संवेग का इकाई यानी संवेग का सूत्र होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, जहां पे आपका P रिप्रेजेंट करता है संवेग को, और m का मतलब होता है द्रव्यमान है, और v आपका वेग होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी का, यानी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग कि संवेग का जो अभी आपने सूत्र पढ़ा था P इज इक्वल टू एम इंटू वी, कुछ वो यही मिल रहा है कि नहीं? संवेग में भी m इंटू वी था, और गतिज में भी m इंटू वी। तो याद रखने के लिए आप ध्यान दीजिए कि जो संवेग होता है, संवेग के v का स्क्वायर कर देंगे और गति और m का हाफ कर देंगे, तो आपका जो सूत्र निकल के आएगा वो गतिज ऊर्जा का सूत्र निकल के आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में दोस्तों पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई बराबर होता है आपका एम जी एच।
यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पीई पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच, जहां पे आपका एम द्रव्यमान होता है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, एच आपकी ऊंचाई होती है। एच आपकी ऊंचाई होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अगर आपका ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से एच ऊंचाई पर कोई बॉल ये है मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है, और द्रव्यमान एम है, और आपको पता है कि अर्थ सरफेस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी अपने आप लग जाता है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी इस बॉल की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो जब आप स्थितिज ऊर्जा के लिए इस बॉल के द्रव्यमान का गुणा उसकी और ऊंचाई से और जो है इसकी गुरुत्वीयकर्षण से गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगी। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम वेग और मिनिमम वेग यानी अधिकतम वेग और न्यूनतम वेग पूछ देगा तो आपको याद रखना है कि एच ऊंचाई पे जब कोई बॉल जाते समय उसका वेग मिनिमम मतलब कम ही होता है। जब स्टार्ट करके फेंकते हैं, जैसे कोई बॉल फेंकते हैं, स्टार्टिंग में आपका यानी फर्स्ट वेग जो होता है वो बहुत ही मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका वेग होगा आपका, देखिए यहाँ पे एक बार आपका शून्य वेग होगा, जैसे ही वेग इसका शून्य होगा बॉल नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी, और जैसे नीचे आएगी इसका वेग बढ़ेगा, अर्थ पे जैसे ही आएगी इसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन सारे बोर्ड में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग मैच कर लेना। न्यूटन न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम किससे संबंधित है ये पूछा है। तो ध्यान रखना कि आपका जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व का नियम कहे या न्यूटन का प्रथम नियम कहे, दोनों ही एक ही चीज है। अगर न्यूटन का प्रथम नियम पूछा किससे संबंधित है तो जड़त्व से संबंधित है। और आपसे पूछ देता है जड़त्व का नियम निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम पर निर्भर करता है। न्यूटन के तीन नियम न्यूटन के तीन नियम होते हैं। जड़त्व का नियम है आपका पहला, और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है, तो दूसरा नियम फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन का दूसरा नियम है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है आपका, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि हम किसी चीज पे जितना फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में वो चीज भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। यानी न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है, ध्यान देना यहाँ पे, वो जड़त्व का नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम बल का नियम है, और न्यूटन का तृतीय नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इस बात को याद रखिएगा, न्यूटन के तीनों नियम है। फिर से बता रहा हूं, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम बल का नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दाब का सूत्र क्या है। दाब का सूत्र होता है P इज इक्वल टू एफ अपान ए। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके यूनिट की, कि दाब की यूनिट क्या होती है, तो दाब की यूनिट होती है पास्कल। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जब भी किसी चीज की यूनिट बनानी है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे एमपीएस में अगर हमें बनाना है तो दाब P बराबर होता है फोर्स अपान यूनिट एरिया। यानी इसका मतलब होता है यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा है। फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी प्रेशर यानी दाब का
यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। देखिए यहाँ पे दिया भी है, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई आपका पास्कल होता है। पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? तो घनत्व की एसआई इकाई केजी पर मीटर क्यूब होता है। कभी कभी दोस्तों अगर आपको जैसे किसी की इकाई पूछ दे और आपको अगर याद नहीं है कि इसकी इकाई क्या है, तो अगर आपका फार्मूला याद है तो भी आप निकालेंगे। देखिए कैसे, घनत्व की बात कर रहा है तो घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का इकाई होता है किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब। तो बस हमारा सिंपल सा घनत्व का मात्रक हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए दोस्तों, आप अगर पेपर दिए होंगे तो जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में पिछले जो एग्जाम है आरआरबीजे का, उसमें एक क्वेश्चन आया था अभी जल्दी कि आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई होती है या नहीं। कि उसमें क्वेश्चन उसमें कुछ अलग ऐसे था कि निम्न में से आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होगी। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे और उसका आंसर केजी पर मीटर क्यूब लगा के आए हुए थे। मुझे आज भी याद है, इस पे काफी चर्चा भी हुई थी। तो आप याद रखिए, घनत्व की इकाई तो होती है बट आपेक्षिक घनत्व आपकी यूनिट लेस है, यानी इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 17। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल से संबंधित है। आपको पता है कि उत्प्लावन बल जल में लगता है, यानी जल जब की कोई बॉडी जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम पानी में डाल देते हैं तो वो तैरता रहता है, या फिर कुछ आधा डूब जाता है आधा तैरता रहता है। तो आप देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के नीचे से एक पानी जो होता है ऑब्जेक्ट पर एक बल लगाता है जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। यानी उत्प्लावन बल वो होता है पानी के द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल उत्प्लावन बल होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल से संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल का नियम किस उपकरण में उपयोग होता है? तो पास्कल का जो नियम वो नियम किस उपकरण में पूछ रहा है, यानी जो दाब का नियम है, यानी पास्कल का जो नियम है किस उपकरण में यूज होता है? तो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है, वहां पे जितनी भी हाइड्रोलिक लिफ्ट है वहां पास्कल का नियम प्रयोग किया जाता है। यानी पास्कल के नियम पर ही हाइड्रोलिक लिफ्ट चलती हैं, उस पास्कल के सिद्धांत पर ही हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बायल का नियम किससे संबंधित है? तो बायल का नियम दोस्तों गैस से संबंधित है। और चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है? तो अगेन चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है। ये दोस्तों क्वेश्चन छोटे छोटे जरूर है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो उष्मा की इकाई जो होती है, उष्मा की एसआई इकाई आपकी जूल होती है। दोस्तों एक बात ध्यान दो, कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों की एसआई इकाई जो होती है जूल ही होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूछ रहा है विशिष्ट उष्मा की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट उष्मा की एसआई इकाई आपकी ये होती है जूल प्रति किलोग्राम इंटू के, यानी केल्विन। के से केल्विन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? यानी कि पूछ रहा है आपका गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। तो गुड कंडक्टर ऑफ द हीट होता है आपका सिल्वर, यानी उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर। और सबसे बैड चालक होता है वुड, यानी लकड़ी उष्मा का सबसे बेकार चालक है।
इसके बाद देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन मैं आप सब लोगों के सामने लाया हूँ, ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं पेपर में, इसीलिए इन सबको कलेक्ट करके लाया हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निर्वात में चल सकती है क्या? यानी क्वेश्चन पूछा है, क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए नहीं। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि आपसे पूछा जाए कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ठोस। ठोस माध्यम जो होता है, इसमें ध्वनि सबसे मैक्सिमम होती है और गैस में सबसे कम होती है। द्रव में ठोस से कम और गैस से ज्यादा होती है। यानी तो ध्वनि निर्वात में चल सकती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम आपका गैस में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की चाल कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, यानी ये रटने वाला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल हवा में लगभग कितनी होती है? देखिए दोस्तों, ध्वनि की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है तो हमें इस चीज पे भी फोकस करके हमें अलग अलग माध्यम के याद करने चाहिए। तो ध्वनि की चाल हवा में लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है। ये याद रखने वाली चीज है, इसे मैं स्टार बना देता हूं, याद कर लीजिएगा। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा है, मानव कान कितनी आवृत्ति सुन सकता है? यानी इंसान, मनुष्य का जो कान है, यानी मनुष्य कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है? तो मनुष्य का जो कान होता है ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। यानी कि मनुष्य का जो कान है वो अगर 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि है, इसके बीच की ध्वनि सुन सकता है, ना इससे कम की सुन सकता है ना इससे ज्यादा की सुन सकता है। 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि कान के पर्दे फाड़ देगी और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हम नहीं सुन सकते। वो चमगादड़ वगैरह, पक्षी वगैरह जो होते हैं वो सुन सकते हैं। अब यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज कहे या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कहे, दोनों बात एक ही। यानी मनुष्य का कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकती है। किलो में कहेगा तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य के कान सुन सकते हैं। इसके बाद बात करें अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो रिमोट कंट्रोल, यानी जितने भी आप देखोगे रिमोट ऐसे बटन टीपते हैं और सामने चीजें, टीवी ऑन हो जाती है, एसी ऑन हो जाती है, तो उसमें आपकी इंफ्रारेड किरणें होती हैं, यानी अवरक्त किरणें होती हैं। अवरक्त किरणों का उपयोग रिमोट कंट्रोल में होता है। तो जितने भी रिमोट कंट्रोल, चाहे टीवी का हो, एसी का हो, फैन का हो, या फिर आप देखेंगे कार की होती हैं, दूर से टिप दो लॉक हो जाती है, तो उन सब में इंफ्रारेड किरण होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो परावैंगनी किरणों का उपयोग स्टेरिलाइजेशन में आपका होता है। परावैंगनी किरण यानी यूवी रेस का उपयोग स्टेरिलाइजेशन में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? ये भाई प्रकाश के क्वेश्चन, ये तो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और खास करके इस तरीके के क्वेश्चन। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। हमेशा याद रखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? यहाँ इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा है। आप तो याद रखिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है और ये सारे क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, सेविंग और मिरर में होता है। यानी कि जो कार या फिर व्हीकल्स की हेडलाइट होती हैं, सामने की लाइट होती है, और सेविंग मिरर आपके सामने लगा हुआ होता है, वो सारे अवतल दर्पण ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई होती है आपका डायोप्टर। ओम का नियम क्या है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे आपका V वोल्ट होता है, I आपका धारा होता है और R आपका रेजिस्टेंस होता है। V इज इक्वल टू आई आर। और ओम का नियम, ठीक है। और प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई आपकी ओम होती है। ओम का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत विभव की एसआई इकाई आपकी वोल्ट होती है। विद्युत विभव को रिप्रेजेंट करते हैं V से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ से अगर आपको विद्युत शक्ति दिया हो और विभव दिया हो तो I, यानी I आपका धारा है, I भी निकाल सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ से P अपान V इज इक्वल टू I हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई आपकी कूलाम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, भारत में एसी की आवृत्ति कितनी है? भारत में एसी की इकाई आपकी 50 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। फिर से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए है? तो जनरेटर के लिए। यानी फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो जनरेटर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए है? तो मोटर के लिए। दोनों ही याद रखिएगा, दाएं हाथ का नियम आपका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए होता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र, अगर आपसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है तो टेस्ला होगी। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला होती है। इसके बाद रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बेकरल इसकी एसआई इकाई होती है। यानी रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकरल होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज आप की है विल्हेम रैंकटन, विल्हेम रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन। अभी हम इसकी एक आपका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहीं पे पूछता है आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
तो इनकी खोज किसने की, ये याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड यानी प्रोटॉन रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, जे से जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। ईट पर नॉट, इस शॉर्ट ट्रिक से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की खोजकर्ता के नाम आप जान सकते हैं। ईट पर नॉट यानी इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, पी प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की, वही रदरफोर्ड, अभी हमने बता दिया इसका, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक, इसकी हमने ट्रिक बता दी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता की ट्रिक बता दी। तो ये आज आपके रहे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और डेली ही इस सीरीज में जोड़िए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।